चलो लेट्स स्टार्ट। हाँ मैम, गुड इवनिंग। हाँ जी बताइए कौन? मैम कर्नल परविंदर बोल रहा हूँ सीसीएल से। नंबर सेव कर लो आप मेरा। अच्छा सर, अच्छा हाँ जी सर। मैम ऋत्विक को क्लास ज्वाइन कराइए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम कर रहे हैं और खुद से हो नहीं पाएगा ये चैप्टर। नहीं क्या सर, ऋत्विक ज्वाइन नहीं करा उसने? अभी नहीं किया मैम, जल्दी करा दीजिए, क्लास अरे स्टार्ट हो अभी गई। अभी बोल रही हूँ उसको। ठीक है ओके दोस्तों। ओके एसएसटी हिस्ट्री एंड आई थिंक दिस इज चैप्टर नंबर, कौन सा चैप्टर है? सर मेरी बुक के हिसाब से 9 है। एनसीईआरटी से ही लेते हैं, वो ज्यादा बुक में वही रहता है। चैप्टर 9। ये सिर्फ फुटप्रिंट वगैरह क्या करते हैं ना, वो सारी बुक्स कंबाइन कर देते हैं। एक्सपीडिशन में भी तीनों बुक्स कंबाइन कर, इसलिए चैप्टर के नंबर चेंज हो जाते हैं। वुमेन कास्ट। ओके दोस्तों, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सी ये एक्चुअली बहुत पुरानी कहानी है। जब आर्यंस इंडिया में आए थे तो इंडिया के जो ओरिजिनल लोग थे उनको द्रविडियंस बोला जाता था। और आर्यंस आए, उन्होंने इंडियंस यहाँ के जो एबोरिजिनल थे तो उनको भगाया, उनको हराया। उसको असुर बोलते थे वो लोग, दस्यु या असुर बोलते थे। और जो रामायण की जो पूरी कहानी है वो बेसिस है, उसका पूरा बेसिस यही है। तुमने देखा होगा रामायण का जो रामायण की जो वो है सीरियल है, उसमें सीता हमेशा राम को आर्य बोलती है, आर्य पुत्र या आर्य। तो ये उसी का निशानी है। तो ये रामायण महाभारत जो है सब ये आर्यन संस्कृति से निकले हैं। वेद सब उन्हीं लोगों ने लिखे। चलो ओके, ऋत्विक इज ऑल्सो हियर। ऋत्विक गुड इवनिंग। ओके सो जब आर्यंस इंडिया में आए अराउंड 5-6 ईयर्स पहले, तो यहाँ के लोगों को उन्होंने भगा दिया, उनके पशु छीन लिए और वो उनको पुश कर दिया साउथ की तरफ। तो अभी भी देखो आप, द्रविड़ जो है लोग हैं साउथ में थोड़ा डार्क कलर के होते हैं और सर थोड़ा तमिलनाडु के लोग सर अपने आप को तमिलनाडु के लोग, द्रविडियन बुलाते ज्यादातर तमिलनाडु के लोग। आज उसमें आएगा जब मैं तुम्हें पेरियार की कहानी सुनाऊंगा, ईवी रामास्वामी पेरियार की कहानी सुनाऊंगा, तब उसमें वो जिक्र आएगा कि कैसे एआईडीएम के और डीएम के ये जो पार्टियां हैं ये द्रविड़ पार्टियां हैं। तो द्रविड़ों को भगा दिया गया साउथ की तरफ, इसलिए श्रीलंका की कहानी लिखी गई है। रावण को असुर बताया गया है, दस्यु बताया गया है। तो ये वहां से कहानी शुरू हुई। और आर्यंस की जो परंपरा है, अब वो हमारी परंपरा होगी। हम ये नहीं कह सकते भाई हम द्रविड़ है, हम तो नहीं है आर्य, हम तो मिक्स हो गए द्रविड़ और आर्यन का। आज के जो लोग हैं, तुम हुए, मैं हुआ, हम सब लोग जो है मिक्स हैं इस तरह से। तो हमारी संस्कृति में है मनु। मनु का बहुत नाम है, मनु की पूजा होती है हमारे देश में। मैं तो ब्राह्मण हूँ, तो हमारे यहाँ बहुत बात। और मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ वो भी सनातन धर्म स्कूल था शुरू में। तो हमारे धर्म में मनु की बहुत रिस्पेक्ट है, हिंदुओं में तो खासकर। और जो अपर क्लास के लोग हैं वो मनु को बहुत मानते हैं। तो मनु नाम का एक बंदा था, कोई इंसान था, विद्वान स्कॉलर था। उसने एक बुक लिखी जिसका नाम है मनु संहिता। सर मनुस्मृति। मनुस्मृति, मनुस्मृति करेक्ट, मनुस्मृति। मनुस्मृति मनुस्मृति के अंदर कास्ट सिस्टम दे रखा है पूरा। ये उसके सर अंदर ये लिखा शूद्र हुआ है, वर्ण, इसके अंदर ये लिखा हुआ क्षत्रिय। है कि समाज को 4 भागों में बांटा जाएगा: ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्रास। तो हुआ क्या, जब 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 आर्यंस आए, उन्होंने समाज के संगठन किया, समाज को दिखाया, तो उसमें ब्राह्मण्स को सबसे टॉप स्थान दिया गया, क्योंकि दीज वर द पीपल हु आर लर्नेड पीपल। जिन लोगों को पढ़ाई आती थी, जो संस्कृत पढ़ सकते थे, वो उनको बोला गया ब्राह्मण। ये संस्कृत पढ़ने वाले स्कॉलर थे। क्षत्रिय जो थे वॉरियर थे, इनका काम था लड़ना और प्रोटेक्शन देना, डिफेंस करना। उसको छोड़ के सब लोग वैश्य में आते थे, चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो ट्रेडर हो, जो भी हो, क्राफ्टमैन हो, सबके सब इसमें आते थे। एंड शूद्राज थे जो दस्यु लोग थे, जो यहाँ के जो ओरिजिनल लोग थे, वो उनको उन्होंने स्लेव बना लिया था, गुलाम बना लिया था उनको।
वो गुलाम का काम करते थे, यानी कि इनकी सबकी सेवा करते थे, पानी वानी भरना उस सब का। थाउजेंड्स ऑफ ईयर में क्या हुआ, ये सिस्टम जो है ये हार्डन हो गया अपनी जगह, और लोग ये तो भूल गए कि किस वजह से। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि शुरू शुरू में ऐसा था, जरूरी नहीं था कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय का बेटा भी ब्राह्मण बन सकता था पढ़ के संस्कृत। तो पहले इनिशियली ऑक्यूपेशन बेस्ड था, बाद में ये हेरिडिटरी हो गया। हेरिडिटरी हो गया तो हमारे समाज के अंदर ये सिस्टम बहुत बुरी तरह से एंट्रेंच्ड हो गया, एंट्रेंच्ड हो गया बहुत बुरी तरह से। और इसके अंदर फिर दो ग्रुप बन गए। एक तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होने लगा, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन तो सबको पता है ना, मतलब मन भेदभाव करना किसी के साथ। और एक हो गया जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो गया। जेंडर बेस्ड क्या हो गया कि पूरा समाज हमारा पैट्रियार्कल समाज हो गया, पुरुष प्रधान। हिंदी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं पैट्रियार्कल। तुम लोग भी बोलते हैं जैसे मेरे पैटर्नल अंकल, मेरे पैटर्नल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर, लाइक दैट। पैट्रियार्की आ गया। हाँ, कुछ एक जगह है जहाँ पे मैट्रियार्की थी, साउथ में जैसे कुछ जगह है पे जहाँ मदर का नाम चलता है, प्रॉपर्टी बेटियों को मिलती है। एक सातवाहन वंश था महाराष्ट्र के आसपास के एरिया में, वहां पे मदर का नाम यूज करते थे राजा, अपनी मदर का नाम यूज करते थे अपने नाम में, सरनेम में। वो तो दो चार एक्सेप्शन थे, कुछ ट्राइबल एरियाज में था, बट ज्यादातर हमारी सोसाइटी पैट्रियार्कल सोसाइटी हो गई, पैट्रियार्की आ गई, और वुमेन के लिए के साथ बहुत बुरा व्यवहार होने लगा। वुमेन वर कंसिडर्ड एज काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, सेम एज कैटल है, जैसे आपके जानवर है, पुराने जमाने की बात बता रहा हूँ। तो उसके बाद से तो काफी प्रोग्रेस हमारा हुआ है हमारे देश में। सो ये हो गया, ठीक। अब मैं बात करनी शुरू करता हूँ तुमसे कि कैसे कैसे ये चेंजेस इंडियन सोसाइटी में कब आने शुरू हुए और क्यों आने शुरू हुए। तो इफ यू गाइस रिमेंबर योर फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला जो क्लास थी हमारी, उसमें हमने देखा था कि 1789 में पहली बार फ्रांस के लोगों ने दिखा दिया कि भाई पुराने सिस्टम्स को ब्रेक किया जा सकता है, ओल्ड सिस्टम्स कैन बी ब्रोकन। ये दिखाया, किसने दिखाया? फ्रेंच रेवोल्यूशन ने। फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले ही तुम लोग को शायद पता हो ये बात या ना पता हो, ब्रिटेन के अंदर तो 1688 में पार्लियामेंट बन गई थी और पावर पार्लियामेंट के पास आ गई थी 1688 में, यूके में। इसलिए यूके सबसे ज्यादा प्रोग्रेस करने वाला कंट्री बना, यूके पार्लियामेंट्री सिस्टम आ गया, राजा ने खुद ही पावर दे दी थी इनको, पार्लियामेंट सिस्टम। दिस इज कॉल्ड ब्लडलेस कू, ब्लडलेस रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन। ओह, तो अंग्रेज आ रहे थे हमारे देश में। इसके अलावा हमारे देश के लोग बाहर पढ़ने जा रहे थे, जब अंग्रेज आ गए, शिप वगैरह आ गए, तो कुछ लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो जब वो लोग पढ़ के आते थे तो यहाँ देखते थे कि यार हमारे देश में तो बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, तो वो उसको करेक्ट करने की कोशिश करते थे। अब हम देखेंगे करेक्ट करने की कोशिश कैसे कैसे हुई, किस किस ने की। बंगाल जो हमारा देश था, क्योंकि कैलकाटा पुराना पोर्ट था, कैलकाटा वॉज द इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ इंडिया, सारे इंटेलेक्चुअल वहीं रहते थे। अंग्रेजों का भी वहीं सबसे पहले ऑल एक्टिविटीज स्टार्टेड इन बंगाल, एंड बंगाली पीपल वर कंसिडर्ड वेरी हाईली इंटेलेक्चुअल थिंकिंग पीपल। So you will see the initial part, most of the things happen in Bengal. In fact, I'll tell you a story about a guy, उसका तुम्हारे syllabus के अंदर है. He was called Derozio. Derozio became a lecturer in Hindu College in Calcutta at the age of 17, and he did a tremendous work there. तो बंगाल में सब शुरू हुआ। तो बंगाल के अंदर क्या हुआ, एक मूवमेंट शुरू हो गया, and that movement can be called as education movement. Now I am not saying West Bengal because उस वक्त बंगाल पूरा इकट्ठा था। तो बंगाल के अंदर एजुकेशन मूवमेंट शुरू हुआ। जितने भी पैसे वाले लोग थे उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजना शुरू कर दिया, फॉरेन कंट्रीज में। वो बच्चे जब बाहर आते थे, पढ़ के आते थे, नए नए आइडिया लेके आते थे और हमारे देश में चेंज लेके आते थे। तो सोसाइटी में उनको देख के और चेंज हो जाता, उनको देख के और चेंज हो, तो सोसाइटी में चेंज आने शुरू।
हम अपनी जो कहानी शुरू करेंगे चैप्टर की। अब मैं क्या करूंगा, व्हाट आई हैव डन इज आई हैव पुट दिस एंटायर चैप्टर इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करोगे तो याद जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज इन्होंने क्या कर रखा है, खिचड़ी बना के ब्रह्म समाज को इधर भी डाल दिया, 4 लाइन के बाद फिर ब्रह्म समाज आ गया, प्रार्थना समाज शुरू में भी आ गया, प्रार्थना समाज फिर बाद में फिर आ गया। स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आता है पढ़ो कैसे में। तो उसका सबसे अच्छा तरीका इन सच केसेस इट गो क्रोनोलॉजिकली, यू विल रिमेंबर एवरीथिंग। ओके, so I'll go chronologically and I'll keep on explaining to you. Yeah. Okay, so I will start with the birth of Raja Ram Mohan Rai, and this happened in 1772. पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूँ ताकि पूरा का पूरा ही क्रोनोलॉजी। अच्छा, यहाँ तक जो मैंने बैकग्राउंड बनाई है वो इसलिए बनाई है ताकि चैप्टर का आपको ओरिएंटेशन हो जाए, एक समझ में आ जाए कि सर ये जो हुआ हमारे Excuse me, sir. हाँ, Sir, I have a doubt. go ahead करना। Sir, who were the Aryas? Who were the Aryans? Okay, मैं बताता हूँ। So there was a tribe in Iran. There was mountain tribe in Iran. Mountain tribe है sir. Yeah, it's a mountain tribe in Iran, and they were very good like fighter warrior. ट्राइब तो बहुत सारी थी, लेकिन जो सक्सेसफुल हो जाता है इतिहास में उसी का नाम रहता है। हिस्ट्री ओनली रिमेंबर्स द विक्टोरियस और द विनर्स। जर्मनी में सर आर्यन सर नाजी थे। कुछ नहीं है जर्मन, वो सब प्रोपेगेंडा हिटलर ने चलाया था। जो जर्मन पीपल थे दे आर नॉट आर्यंस, ही सेड दैट सम वी मेरे जो बंदे आसपास वो आर्यंस है, वो उसने प्रोपेगेंडा चलाया था। वो उसमें सच कम है। स्वास्थ्य का इंडिया से ले लिया था उसने, स्टोरीज इंडिया की ले ली थी, ठीक है। तो वो सब झूठ है। वो दोज पीपल आर एंग्लो सैक्सन, सैक्सनी करके एक जगह जर्मनी में, और एंग्लो सैक्सन ब्लड जो बना स्टीम बनी, उसका ये होता है कि बाल, नीली आंखें और गोल्डन बाल और हाइट। वो साला हिटलर की खुद की हाइट कम थी, आर्यन से सपोज टू बी टॉल, वो खुद ही 5 फुट 8 इंच का था। उसने Sir, दुनिया not को प्रोटेक्ट Aryans, Aryas, which you told in the starting of this session. हाँ, तो वही आर्यन को ही आर्य बोलते ना, आर्यन को ही आर्य बोलते हैं। इसलिए भगवान राम को जो सीता है वो आर्यपुत्र बोलती है, आर्य बोलती है। आर्यन ही आर्य है। इंग्लिश में आर्यन है, हिंदी में आर्य वर्ड है, Okay, ठीक है। sir. हिंदी में उस वर्ड को आर्य कहते हैं, इंग्लिश में उसको आर्यन कहते हैं। ओके, सो आई विल स्टार्ट विद राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। ओके, राजा राम मोहन राय जो है, he was born in the, he was not a raja firstly. मेरे को ना उसका नाम याद नहीं आ रहा, मुगल बादशाह का जिसने उनको टाइटल दिया था। Who gave the title of Raja to Ram Mohan Rai? Mughal Emperor Akbar II. Akbar II, yeah. According to Hindustan Times. Okay, so we'll start with 1772 he was born, and he lived till 1833. He did not live long, 51 years. मेरी जितनी उम्र इतनी उम्र तो वो खत्म हो गए थे। वो खत्म कैसे हुए थे ये बता दूंगा। And he was born in Kolkata. Ram Mohan Roy. And he was given the title of Raja by मुगल एम्पर दैट टाइम। एम्पर तो कहे का था, उन पे पावर तो कुछ थी नहीं सालों पे। उनको तो पेंशन के लिए उन्होंने भेजा, राममोहन राय को पेंशन के लिए भेजा था उन्होंने, जहां उनकी डेथ हुई। बताता हूँ पूरी कहानी। तो राजा का टाइटल दिया गया इनको अकबर। ये तुमसे कोई नहीं पूछेगा किसने दिया अकबर, ये तो मैं बस तुम्हें एक डिटेलिंग देने के लिए, डेप्थ देने के लिए बता रहा हूँ। अकबर टू गेव हिम टाइटल ऑफ राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय वैसे पढ़े लिखे बहुत थे। ही वॉज ए पॉलीगॉट, मतलब मेनी लैंग्वेजेस ही कुड रीड एंड राइट। He wrote a book on Christianity. He wrote a book in Urdu. He wrote many books. So he was a total scholar, मतलब brilliant person he was. And he used to then संस्कृत भी आती, सब कुछ आता था। तो उन्होंने एक टेक्निक निकाली कि जो अपनी बात को मनवाना है लोगों से, उसको ढूंढ के लेके आते थे पुराण में से कहीं से, कि देखो ये लिखा हुआ पुराण में, ये देखो ये लिखा हुआ पुराण में।
ऐसे इन्होंने बुद्धिज्म की एक बुक निकाली पुरानी और उसको लेके आए, बोला देखो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट है, बुद्धिज्म में लिखा हुआ है। नहीं? तो ये इनकी टेक्निक थी। तो इनकी टेक्निक है, जैसे मैंने क्या कहते हैं स्क्रिप्चर्स, सबको पता है स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं? वेद पुराण, यस सर। होली बुक्स को बोलते हैं स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स का यूज करते थे, उनको ट्रांसलेट करके सब लोगों को समझाते थे कि भाई ये तुम जो कह रहे हो ये गलत है, यहाँ देखो लिखा हुआ है। ओके, एंड ही फॉर्म्ड a group called ब्रह्मो सभा, सर और बाद में बन गया वो ब्रह्म समाज। ठीक, क्या क्या था ब्रह्म सभा, क्या करना चाहते थे ब्रह्म सभा? ब्रह्म सभा कहती थी कि पहली इनका नाम फेमस है सती प्रथा को रोकने के लिए। ठीक है, इनकी खुद की भाभी को जला दिया था इनकी माँ ने, मतलब जलवा दिया था, जो सती प्रथा थी उन्हीं में। तो ब्रह्म समाज का इनका कहना क्या था कि देयर इज ओनली वन गॉड, वन गॉड। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं मोनोथियइज्म। थियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ गॉड, मोनोथियज्म बोलते, वन गॉड का कॉन्सेप्ट। उसके बाद इन्होंने कास्ट के लिए बात करी, ज्यादातर लोगों ने वही बात करी, कास्ट इक्वालिटी की बात करी। लेकिन इनका जो सबसे मेजर काम है, एक तो ब्रह्म समाज की स्थापना तो है ही। ब्रह्म समाज ये कहता था कि स्पिरिचुअल इक्वालिटी है भाई, सारे गॉड बराबर हैं, कोई गॉड ऐसा नहीं है कि भाई बहुत सारे गॉड है, गॉड एक ही है, वो जो तुम्हारे दिल के अंदर। और दूसरा जिस चीज के लिए फेमस हुए वो था सती। ना सती का प्रथा सबको पता है, एक बहुत ही शर्मनाक चीज रही हमारी हिस्ट्री में, तो काला धब्बा है। क्योंकि देखो कोई भी औरत जल नहीं सकती अपनी मर्जी से। जिन लोगों ने फायर में रहे हैं, मैं रहा हूं, मैं एक बार फायर में था, तो फायर में आप आग से नहीं मरते हो, फायर में आप तब मरते हो कि जितनी आग जल रही है ना वो सारी ऑक्सीजन सक कर लेती है, आपको सांस नहीं आती, यू कांट ब्रीथ। आई हैव एक्सपीरियंस दैट। तो मेरे को सांस नहीं आई तो मैं निकल के आ गया फिर बाहर, बिकॉज सियाचिन की बात है, मेरा जो हट थी उसमें आग लग गई थी। और मैंने सामान बच निकालने के लिए, क्योंकि सामान निकालने का बंदे को रहता है कि मेरा आई कार्ड वगैरह जैसे हमारा होता है ये निकालने, जब मेरे को लगा कि नहीं भैया सांस ही नहीं आ रही है तो मैं बाहर आ गया। तो कोई भी इंसान मर नहीं सकता आग पे बैठ के, उसको मारना पड़ेगा। तो ये लोग क्या करते थे, पहले तो उनको ड्रग्स देते थे लड़कियों को जिसको सती करनी है, उसको फिर बांध देते थे चाके भी नॉट, और फिर आग उठ रही है तो उसकी आवाज भी नहीं आ सकती, वो बोल भी नहीं सकती। तो ये बहुत ही ब्रूटल मर्डर था। और शुरू में ऐसा कहा जाता है कि एक दो रही होंगी कोई सती जिन्होंने अपनी वॉलंटरली किया होगा, बट वो भी बहुत ही मुश्किल लगता है। तो इन्होंने काम किया उस पर, इन्होंने बहुत प्रचार किया उसके लिए बातें करी। इन्होंने लोगों की ड्यूटी लगा दी, इनके जो पार्टी के मेंबर थे ब्रह्म समाज के, कि सब नजर रखो जहां जहां शमशान घाट है किसी भी लड़की को जलाया नहीं जा रहा। इनकी खुद की भाभी को जला, इनके भाई की डेथ हो गई तो इनकी खुद की भाभी को जला दिया इनके परिवार ने। तो ये परिवार से बहुत गुस्सा हुआ, अपनी माँ से लड़ाई की इन्होंने। लेकिन धीरे 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 इनकी मेहनत रंग लाई, और 1829 में इन्होंने अप्रोच किया जो उस वक्त इंडिया का गवर्नर जनरल था, उसका नाम था विलियम बेंटिक। 1829 में विलियम बेंटिक जो कि गवर्नर जनरल था इंडिया में, उसने सती के लिए एंटी सती एक्ट बना दिया। सर नाम क्या है? विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक, एंटी सती एक्ट पास हो गया। अब वो कानून, अब कोई अगर कैसे करे तो राम मोहन राय जैसा बंदा जाके पुलिस में केस कर सकता, पहले केस नहीं कर सकते थे। अच्छा, हमारे देश के अंदर रूल तो कुछ था ही नहीं। अकबर के टाइम पे थोड़ा बहुत रूल चला, शाहजहां के टाइम पे, मुगलों टाइम, जब मुगल भी चले गए तो हर बंदा अपनी चला रहा है। पंडित जी ने जो एक्सप्लेनेशन बता दी वही चलेगी, जमींदार ने जो बोल दिया वही चलेगा। रूल तो था नहीं हमारे देश में, कम था बहुत, तो फिर अब रूल बन गया। ठीक, ये इनकी पहली कामयाबी थी। इन्होंने बहुत और भी बहुत काम किए, मैं आगे आगे चल के बताता हूँ। बुद्धिस्ट टेक्स्ट को इन्होंने किया, मैं ये कहा स्क्रिप्चर ही लिख देता हूँ, बुद्धिस्ट टेक्स्ट टू अपोज कास्ट सिस्टम।
ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ में आ गया ब्रह्म समाज क्या था और राजा राम मोहन राय ने क्या क्या काम किए, और भी काम किए वो मैं आगे जाके बताऊंगा। अच्छा भैया, उसके बाद 1809 में एक बंदा पैदा हुआ, उसका पूरा नाम बताता हूँ पहले तुम्हें, तुम लोग इसको याद रखोगे ऐसे, डेरोजियो, डेरोजियो इसका सरनेम है, और इसका पूरा नाम है हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। इतना लंबा नाम है कि जब तक नाम खत्म होगा बंदा निकल जाएगा। हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। सर आपने ऊपर क्या लिखा है? कहाँ पे? डेरोजियो, डेरोजियो, DEROZIO, डेरोजियो। ओके दोस्तों, ये बंदा तुम बोलोगे सर ब्रिटिश था? नहीं, ब्रिटिश नहीं। इसका फादर जो था, ही वाज बोर्न इन इंडिया, ही वाज बोर्न इन इंडिया, कलकत्ता। His father was Portuguese and a clerk in East India Company. Clerk in East India Company. Mother British थी, mother English. This guy was a super intelligent guy. He was so brilliant that at the age of 17, he was appointed a lecturer in Hindu College in Calcutta. But he had very nationalist ideas. He was a good poet, and he started the tradition of debating in colleges. पहले डिबेट थोड़ी होती थी, आजकल तो हर स्कूल में डिबेट होती है। तो ही स्टार्टेड डिबेटिंग कल्चर स्टार्ट कर दिया भाई ने। और डिबेट होती किस चीज पे थी? डिबेट होती थी इस चीज पे कि हमारे देश के अंदर क्या क्या गलत है, हमारे समाज में क्या क्या गलत है। तो ही विल आस्क द स्टूडेंट, भाई यू एज आर सिटिंग हियर, ऑल बॉयज आर सिटिंग हियर, वेयर आर योर सिस्टर्स? दे शुड हैव बीन हियर, दैट्स अ रॉन्ग थिंग वी आर डूइंग। We are treating male equally and male differently and female differently. This we are doing something wrong. So then his students were like, students used to love him. Students used to love him. Should I show you this? Okay, I think we should. एक बार बैठो देखोगे तो दिमाग में छप जाएगा। Give me a moment. Yeah. Geo. टाइम लग जाएगा, है मेरे पास इसका वो, ये रहा, देखो। अरे शेयर विद यू गाइस, छोटा सा देख लें, 2 मिनट का बस। ये है डेरोजियो। हर तरफ बंधन, इसके साथ खाना मत खाओ, वो ब्राह्मण नहीं है। उसके साथ मेल जोल मत रखो, वो शूद्र है। 7 साल की कमला को त्योहार मत मनाने दो क्योंकि वो विधवा है। ये कभी मत पियो, वो मत खाओ। 1001 देवी देवताओं की पूजा करो। औरतों को घर में बंद रखो क्योंकि उन्हें शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। ईश्वर के बारे में कोई सवाल मत। प्रथाओं, रीति रिवाजों को बदलो मत। कुछ बोलो मत, कुछ सोचो मत। ये वही चाहते हैं क्योंकि उनके हिसाब से ऐसा करके ही तुम अच्छे युवक बनोगे, अच्छे हिंदू की मिसाल होंगे। तुम्हें सब अपने दिमाग से सोचना चाहिए और वही करना चाहिए जो तुम ठीक समझते हो। मेरी तो एक ही सलाह है, सच के लिए जियो, सच के लिए मरो। अब आज रात फिर मिलेंगे, तुम सब जरूर आना। हाँ यस सर। जो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते वो कट्टरवादी हैं।
जो कर नहीं सकते वो बेवकूफ, और जो करना नहीं चाहते सर वो गुलाम है। ये तुमने एकदम सही कहा। प्यारे चंद, ये कौन सी किताब है? थॉमस पेन की एज ऑफ रीजन। आज तक नहीं किया सर। Okay. आपने So what वादा happened किया। is this guy was so पुरुष का popular. गुरुओं पर Is सम्मान truly a great personality. But को गुमराह But what करना। happened? People started complaining against him. And who started complaining? Parents. Parents of the children came and told the principal कि यार क्या पढ़ा रहा तुम्हारा ये प्रोफेसर, क्या उल्टी पुल्टी कहानी सुना रहा बच्चों को, गलत है, इसको निकालो जॉब से। तो डेरोजियो को निकाल दिया गया जॉब से और उसका जॉब ले लिया गया at the age of 22. He was removed and the same year he died. He died at the age of 22. So just imagine the kind of work he would have done in 5-6 years that today we are discussing about him. You guys are studying him. It's part of the syllabus. So he was removed and he died of cholera. Okay. Now let us see the next personality which comes after this, and that person will be the person who wrote the first autobiographical book in the modern era. And the person was born in 1810 and she lived till the year 1899. She was a Bengali thinker. And wrote a book called Amar Jeevan. बंगाल में वा को बा बोलते हैं, अमर जीवन. And what was her name? Ras Sundari Devi. Ras Sundari Devi. She taught herself to read and write and study, and she was the first person to write an autobiographical book called. Sir, what's her name? Ras Sundari Devi. Bengal. Once again, a person from Bengal. Right. Okay. Now let's go to the next person or the next incident. 1814 में राम मोहन राय ने, मैं यहां लिख देता हूं 1814 में, अब मैं राम मोहन राय को शॉर्ट में लिख रहा हूं, राजा राम मोहन रॉय. He established something called आत्मीय सभा. आत्मा से रिलेटेड यानी एक स्पिरिचुअल ग्रुप, आत्मीय सभा. Right. Then very interesting thing happened. In 1819, it started and it lasted till 1926. Bhopal, which is a princely state, it was ruled by 4 begums. Not male, females, 4 begum. बेगम बोलते हैं उर्दू में, मुस्लिम उसमें रानी को बेगम बोला जाता है. और जनरली वाइफ को भी लोग बेगम बोलते हैं, बट इनिशियली था ये नाम था रॉयल लोगों के लिए. ठीक है, इनके नाम मैं तुम्हें बता देता हूँ. इनके नाम थे कुदारिया बेगम, सेकंड थी सिकंदर बेगम, थर्ड थी शाहजहां बेगम, शाहजहां बेगम, एंड फोर्थ थी सुल्तान जहां बेगम. इन्होंने वुमेन एजुकेशन को प्रमोट किया, लड़कियों को पढ़ने को बहुत ज्यादा प्रमोशन दिया, अपने उस राज्य में भी किया, और बच्चों के लड़कियों के पढ़ने के लिए एक प्राइमरी स्कूल खोला इन्होंने अलीगढ़ में, प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स इन अलीगढ़. क्योंकि पहले स्कूल ही थे ना बच्चों के लिए, कोई माँ बाप पढ़ाना ही चाहता अपने बच्चे को तो कहाँ पढ़ाएगा, था ही नहीं, कोई स्कूल नहीं था, तो लड़कियों के लिए स्कूल थे नहीं, तो इसलिए ओपन था. नेक्स्ट
Right. Now we will meet another person who is extremely important in our social reforms. He's kind of almost at the same level as Raja Ram Mohan Rai, and his name is Ishwar Chand Vidyasagar. It's a big name, बहुत बड़ा नाम है ईश्वर चंद विद्यासागर का, and he's known mainly for widow remarriage act, but no काम बहुत किया, बहुत स्कूल बनाए, बहुत कॉलेज बनाए, बहुत बच्चों के लिए, गर्ल्स के लिए काम किया. So he was born in 1820. 1820 से लेके डेथ का मेरे को ईयर याद नहीं है, चलो कोई नहीं. तो ईश्वर, इनका नाम था ईश्वर चंद एक्चुअली, पर जब इन्होंने इतना काम किया, संस्कृत महाविद्यालय के प्रिंसिपल रहे, बहुत काम किया, संस्कृत में नई नई चीजें सिखाई लोगों को, संस्कृत को बढ़ाया, तो लोग इनको एक टाइटल दिया गया हिंदू कॉलेज के द्वारा, विद्यासागर, यानी कि विद्या के सागर हो, तुम पढ़ाई लिखाई के सागर हो. कोलकाता. सर अभी सर हिंदू कॉलेजेस नहीं होते? अभी भी है हिंदू कॉलेज. हिंदू कॉलेज तो दिल्ली में भी एक शायद से नाम है वो तो सर. ओके. तो ऐसा नहीं, उसमें जाति वाति का कुछ नहीं था, सब लोगों को संस्कृत विद्यालय में सबके लिए खोल दिया. पहले तो उसमें सिर्फ ब्राह्मण पढ़ सकते थे, उन्होंने कहा नहीं भी सब आओ पढ़ो. ओके. तो ईश्वर चंद विद्यासागर ने का जन्म मैं बता दिया आपको क्या हुआ, कलकत्ता में हुआ. और इनका सबसे बड़ा योगदान जो माना जाता है वो विडो रीमैरिज एक्ट. बंगाल के अंदर बहुत ही घिनौनी प्रथा थी, उसको बोलते थे कुलीन प्रथा. कुलीन प्रथा का ये होता था कि जो हाई क्लास के जो लोग मेल होते थे, खासकर बुढ़े, वो जवान लड़कियों से शादी करते थे, यंग लड़कियों से शादी करते थे, वो साले मर जाते थे. फिर वो तो मर गए, वो लड़की की जिंदगी खराब हो जाती थी, वो टीनेजर होती थी बेचारी, और पूरी जिंदगी वो विधवा बन के रहती थी. और विधवा बनने का मतलब क्या है, बाल काट देंगे उसके, सफेद कपड़े पहनना है, घर से बाहर नहीं निकल सकती, किसी फंक्शन में जा सकती, किस तरह से वो अपनी लाइफ में कोई एंजॉयमेंट नहीं कर सकती. तो इन्होंने बहुत खतरनाक उसका विरोध किया, बोला कि ये गलत है. और विडो रीमैरिज के लिए बहुत लोगों ने काम किया. फिर देखेंगे, हम देखेंगे किस तरह से. तो इनका जो मेन काम माना जाता है विडो रीमैरिज, विडो रीमैरिज एक्ट. इन्होंने किससे बात की? इन्होंने भी एक गवर्नर जनरल से बात की, और वो गवर्नर जनरल था जिसको बहुत बदमाशी के काम किए उसने, सारे उल्टे काम उसने किए. 1857 उसकी वजह से हुआ. उन्हें 1856 में, कोई बताएगा कौन था इंडिया का गवर्नर जनरल 1856 में? एनीबॉडी रिमेंबर्स? ओके. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने इजाद किया था? किसके दिमाग की खुरापात थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. Sir, Lord Dalhousie. डलहौजी. लॉर्ड डलहौजी. तो लॉर्ड डलहौजी ने एक लॉ निकाला 1856 में, जिसको बोलते हैं, मेरे ख्याल से एक यही अच्छा काम किया हुआ इसने बस, बाकी तो इसने उल्टे ही काम किए सारे. ये 1856 में ही चला गया था इंग्लैंड. 1856 में ही इंग्लैंड चला गया. लॉर्ड डलहौजी के से मिलकर 1856 में ईश्वर चंद विद्यासागर जी ने विडो रीमैरिज की अनुमति कराई, उसको लीगल बनवाया. पहले तो वो इलीगल ही था, हालांकि बहुत कम लोगों ने उसके बाद भी की, लेकिन फिर लोगों ने विडोज होम बनाने शुरू कर दिए. क्योंकि क्या होता था, औरत के साथ बहुत अत्याचार होता था, उसके पति के जाने के बाद रिश्तेदार तो उसको नौकर की तरह रखते थे. बहुत सारी वुमेन डिडंट वांट टू स्टे विद दैट फैमिली, so they had no place to go. So widow homes बनाए गए, काफी लोगों ने बनाए, देखते हैं. ओके दोस्तों, उसके बाद इसी साल 1820 में छत्तीसगढ़ के अंदर एक देयर वाज अ जेंटलमैन कॉल्ड घासीदास. आजकल तो ऐसे कोई नाम सोच भी नहीं सकता, ऐसे नाम भी हो सकते हैं, घासीदास. और घासीदास जी ने क्या शुरू किया? इन्होंने एक सतनामी मूवमेंट शुरू किया. सतनाम मतलब ईश्वर का नाम. और सतनामी मूवमेंट में काम क्या किया गया कि जो लेदर का काम करने वाले लोग थे, जो अनटचेबल थे, उनको इन्होंने अपलिफ्टमेंट का काम शुरू किया. लेदर वर्कर्स, ये नोट्स बना लेना, तुम्हारा भला हो जाएगा. लेदर वर्कर्स के साथ एक और ये वर्ड तुम्हारे चैप्टर में जुड़ा हुआ है, मैं यहाँ के यही बताता हूँ. उनको बोलते थे मैड, पागल.
मैड नहीं बोलते, मडिगा बोलते थे। और कहाँ पे? जो तेलुगु स्पीकिंग रीजन था मद्रास का। ठीक है, ये वर्ड मैंने क्यों है, इसका कोई रिलेशन नहीं है घासीदास जी के साथ, लेकिन लेदर वर्कर का नाम आया, तुम्हारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए कि लेदर वर्कर को क्या बोलते थे मद्रास के तेलुगु स्पीकिंग एरिया में? उसको बोलते थे मैडिगा, मडिगा। ठीक है, ओके, राइट, आगे चलते हैं। गाइस, अब तक कोई डाउट किसी चीज में, कोई समझ नहीं आ रहा हो बताओ, आई विल क्लीन इट अप। अभिनव, अब तक कोई इश्यू तो नहीं है? कोई चीज ऐसी जो ना समझ में आए, कॉन्सेप्ट में बात समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों किया, किसने क्यों किया, इसने क्यों किया? ऋत्विक चंदेल, ऋत्विक तावरी, कंफर्म करो यार। अरे सिया, सिया नहीं दिखाई पड़ी मेरे को, सिया जो देर। सर आई एम हियर। ओके ओके, हाँ जिया, तस्मिया, प्रभगुण, बताओ भैया, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? नो डाउट। ओके, अर्नव सिंह, अर्नव शर्मा, कंफर्म करो। पंच, No doubt. नो डाउट। ओके, चलो, तो दोस्तों हम कहाँ तक आगे देखो, उधर 1820 तक पहुंच गए हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। रस सुंदरी देवी का नाम याद रखना है, वो पहली विमेन थी जिसने, पहली पर्सन थी जिसने ऑटोबायोग्राफी लिखी। ओके, आगे चलते हैं। ओके, 1824 में दयानंद सरस्वती was born. Again, Bengal. He was a great thinker and established a sect called आर्य समाज। तो आर्य समाज आज भी है, आज भी आर्य समाजी होते हैं, उसको बिलीव करते हैं। आर्य समाज का क्या बिलीफ है? आर्य समाज का ये बिलीफ है, एक बार मंदिर में बैठे हुए थे, हिंदू थे, तो इन्होंने देखा कि भगवान की मूर्ति रखी हुई है, उसके सामने कोई अभी प्रसाद रख के गया है, तो एक चूहा आया और चूहा प्रसाद खा रहा है भगवान का। तो दयानंद सरस्वती ने लोगों से बोला बाद में, कहते यार कैसा भगवान है, ये अपना प्रसाद नहीं बचा सकता, ये हमें क्या बचाएगा? and with that thinking he established a new sect, a new group called आर्य समाज। आर्य समाज के मंदिरों में कोई मूर्ति नहीं होती, कोई फोटो नहीं होती भगवान की, बस वहां जाके बैठो और आप बोलो, ऐसा कहा जाता है कि भगवान आपके अंदर ही, मेडिटेशन करो। ये है आर्य समाज। आर्य समाज में दूसरी क्या है, रिश्तों में बिलीव, ये अपना जाति में बिलीव नहीं करते। जैसे हम जब छोटे होते थे, जो शादियां इंटर मैरिज नहीं हो पाती थी लड़के लड़कियों की, तो हम सुनते थे कि उन्होंने आर्य समाजी रीति से शादी कर ली, यानी लड़की किसी दूसरी जाति की है, लड़का किसी दूसरी जाति का है, वैसे तो अलाउड नहीं है उनको समाज में, तो उन्होंने आर्य समाजी रीति से कर ली। तो दैट इज आर्य समाज वाज स्टूड फॉर नो कास्ट, नो कास्ट, नो आइडल वर्शिप। दिस वाज बेसिक आर्य समाज का मेन कॉन्सेप्ट। और भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन मेन ये। ओके, देन वी कम टू ओके, सती प्रिवेंशन एक्ट हो गया। ओके, रामकृष्ण परमहंस एक बहुत बड़े आदमी थे, वो विवेकानंद जी के गुरु थे, बंगाल में बहुत काम किया उन्होंने। राम कृष्ण परमहंस, परमहंस का उनको टाइटल दिया हुआ है। हंस होता है बिल्कुल साफ सुंदर, प्योर वाइट, सोल भी वाइट, तो इसलिए परमहंस।
इसके बाद विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, और रामकृष्ण मिशन जो आज भी सर उनका आज की टाइटल डेट में भी राम, हाँ जी, उनका टाइटल क्या? परमहंस, दोबारा लिखो, परमहंस। हंस, हंस होता है हंस, ओके। तो आज भी वो हॉस्पिटल चल रहे हैं रामकृष्ण मिशन के, जो कि विवेकानंद ने स्टैब्लिश किए थे। Okay, then now let's come to a very important book, a very important name. The name of the book is स्त्री पुरुष तुलना, मेल फीमेल कंपैरिजन। स्त्री, तुम्हारी बुक में ऐसे लिखा रखा है, एक ही वर्ड लिखा रखा है, बच्चे को समझ में नहीं आएगा। स्त्री पुरुष तुलना ऐसे लिखा हुआ है, but now I hope you guys will remember this. Right. So in 1850 she was born and she lived till 1910. What was the name? Name was ताराबाई शिंदे, ताराबाई शिंदे। महाराष्ट्र में बाई वर्ड यूज किया जाता है लेडीज के लिए। ये बुल्ढाना एक जगह है महाराष्ट्र में, तो आप सिर्फ महाराष्ट्र याद रखो। Why is she famous? Because she has written this important book called स्त्री पुरुष तुलना। Okay, next we will come to 1856. I said 1856 में डलहौजी ने जाने से पहले एक अच्छा काम कर दिया, विडो रीमैरिज एक्ट को पास कर दिया। 1856, और किसकी मेहनत से किया? सारा ईश्वर चंद विद्यासागर के, बहुत काम किया इसमें। ओके, और देखते हैं और क्या हुआ इसमें। एक थे श्री नारायण गुरु, श्री नारायण Guru. He was born in 1856 and he lived till 1928. इनके बारे में देख लेते हैं क्या थे। श्री नारायण गुरु, श्री नारायण गुरु जो थे, he was a OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेस के बंदे थे, और इनकी जो जाति थी वो आजवा बोलते इसको, आजवा। केरला के रहने वाले थे, और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, लोकल लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट दिया था, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट का जो अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे तो ही सेड वन कास्ट, देयर इज ओनली वन कास्ट, ह्यूमंस, वन कास्ट वन रिलीजन, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड, ये इनका कहना था। तो याद रखेंगे हम, श्री नारायण गुरु केरला में पैदा हुए, इजावा जाति के थे, 1856 में पैदा हुए थे। क्या नारा दिया? वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड। ओके, देन हाँ, इसी टाइम की बात कर रहा हूं मैं, एक विडो रीमैरिज एक्ट की बात कर रहा था मैं जब, तो मैं बताऊं तुम, उस वक्त ईश्वर चंद विद्यासागर की उम्र 31 ईयर्स थी बस, खाली ओनली 31 ईयर्स। कुछ आज की डेट में कौन क्या करा 36 ईयर्स का बंदा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर पाता, इन्होंने इतना बड़ा काम किया। ईश्वर चंद विद्यासागर, ऐसे शॉर्ट में लिख दिया मैंने, 31 ईयर्स की एज थी। जब ईश्वर चंद विद्यासागर ये काम कर रहे थे विडो रीमैरिज के लिए, तो उनके साथ नहीं, उसी टाइम पे
उसी टाइम पे मद्रास का जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया है वहां पे एक और आदमी का नाम आता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर विद्यासागर में वी नहीं आएगा? ईश्वर चंद विद्यासागर भी आएगा, करेक्ट, सही पकड़े एकदम। ईश्वर चंद आईसीवी, आर्मी में आईसीवी का कुछ और मतलब होता है, इन्फेंट्री कैरिंग व्हीकल, टैंक के साथ साथ चलते हैं, अटैक में गिर जाते हैं हम लोग। ओके, सो मद्रास में जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया था वहां एक और इंसान थे जिन्होंने विडो रीमैरिज के लिए काम किया, और उनका नाम था, या लिख दूंगा नहीं तो फिर कंफ्यूज जाओगे, विडो रीमैरिज। इनका नाम था वीर रसा लिंगम, वीर रसालिंगम, वीर रसालिंगम, और आगे पूरा नाम था पैंटुलू, अजीब सा नाम है, पैंट उल्लू। इन्होंने भी काम किया किसके लिए, और कहां पे, मद्रास। हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक का तो इसमें नहीं बताऊंगा, कोई काम नहीं उनका। 1858 में हम कहां तक पहुंच गए, 56 तक पहुंच गया, 58। 1858 में पैदा हुई और 1922 में इनकी डेथ हुई। पुणे में सारा काम किया, पुणे में एक विडो आश्रम भी खोला, विडो होम। विडो होम खोला, और संस्कृत की बहुत बड़ी स्कॉलर थी, नाम था पंडिता, पंडित तो होता है मेल के लिए, पंडिता रामाबाई। जैसे मैंने बोला महाराष्ट्र में बाई वर्ड का नाम काफी यूज होता है, बाई वर्ड यूज होता है, बाई रेस्पेक्ट का वर्ड था, पंडिता रामाबाई। और ये क्या क्या थी, संस्कृत की बहुत बड़ी स्कॉलर थी। संस्कृत स्कॉलर याद रहेगा, पंडिता रामाबाई, संस्कृत स्कॉलर, एंड शी ओपनड अ विडो होम इन पुणे। ठीक है जी, आगे देखते हैं। अब एक बंदे का नाम बताऊंगा, इस बंदे ने काफी काम किया। 1860 में ही पैदा हुए थे और 1935 तक जिंदा रहे। सहारनपुर के पास एक जगह है देवबंद, जब अपन देहरादून जाते हैं यहां से देवबंद से होते हुए जाते हैं, तो इनका नाम था सैयद मुमताज अली देवबंदी। सैयद मुमताज अली, जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ मुमताज अली, बहुत लोग सोचते होंगे कि ये फीमेल है कोई, मुमताज तो लेडीज का नाम होता है। अली देवबंदी, इन्होंने देवबंद में ही अपनी पढ़ाई की। देवबंद जो मैंने बताया सहारनपुर के से पहले पड़ता है। और देवबंदी वुमेन राइट पे काम किया। इनकी वाइफ भी इनके साथ पूरा इनको वो देती थी, सपोर्ट देती थी। और इन्होंने कुछ बुक लिखी, हके निशावन बुक है इनकी। हकूकी ए निशावन, एक मैगजीन भी निकाली वुमेन राइट के ऊपर, नाम सैयद मुमताज अली देवबंदी, देवबंद के रहने वाले। सर बुक का नाम क्या था? हकूके, उर्दू का वर्ड है हकूके, हकूक का मतलब हक का प्लूरल फॉर्म है, राइट्स का राइट्स मतलब हके, हकूके निस्वान, हकूके निस्वान। एक मैगजीन में निकालते थे तहजीब निस्वान, वो सोच इतना ज्यादा डिटेल में जाएंगे। देवबंद में पैदा हुए थे और डेथ होगी इनकी लाहौर में जाकर मारे गए थे, ही डाइड इन लाहौर। ऑलराइट, now having seen this, let us now go to the next। अच्छा, 1860 में एक और काम हुआ,
एक ना बहुत पुराने कवि हुए हैं, बहुत पुराने भक्त संत हुए हैं 18th सेंचुरी 14-15 सेंचुरी में हुए। उनका जो सेक्ट था, उन्होंने जो जो चलाया था, पंथ चलाया था अपना, उसका बाद में एक भाग बना जिसका नाम था मथुआ सेक्ट, मथु सेक्ट बल्कि। 1860 में ही 1860 में जैसे मैंने बताया ये पैदा हुए थे सैयद मुमताज अली देवबंदी। काम तो उन्होंने बाद में किया होगा। 1860 में ही माथु महासभा के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑर्गेनाइजेशन था कहां पे? अभी जो आज का प्रेजेंट डे बांग्लादेश है, उस वक्त तो बंगाल ही था, नाउ बांग्लादेश। तो ये जो फॉलोवर थे, मथुआ जो लोग थे, ये क्या थे? ये डिप्रेस्ड हिंदूज थे, एससी थे, शेड्यूल कास्ट। इन्होंने भी आवाज उठाई इक्वलिटी के लिए कि भाई सबको बराबर ट्रीट किया जाना चाहिए। तो क्योंकि अपनी बुक में दिया हुआ है, तो इसलिए इट्स मेंशन करना जरूरी है। और इनका जो जाति है एक्चुअली वो है नाम शूद्रा, नाम शूद्रा, इनका नाम ही शूद्र है। तो ये SC ST कम्युनिटी के लोग हैं। ओके, नेक्स्ट वी विल कम टू 1864 के अंदर एक और समाज की स्थापना हुई, वेद समाज। वेद समाज। वेद समाज की घट जो हुई वो हुई चेन्नई, एट चेन्नई। वेद समाज इंस्पिरेशन लेके बना था ब्रह्म समाज से। इंस्पायर्ड बाय ब्रह्म समाज। ओके, और इनका मानना क्या था? किस चीज की फाइट कर रहे थे ये लोग? ये कहते थे कि वन गॉड है, देयर इज ओनली वन गॉड। दिस व्हाट दे बिलीव्ड, राइट। ओके, अब ये एक छोटी सी बात इंडिया की नहीं है, वो इंडिया से बाहर की बात है। अमेरिका के अंदर तुम लोगों को पता होगा कि स्लेव ट्रेडिंग बहुत होती थी। अफ्रीका से स्लेव्स को पकड़ के लेके आया जाता था, कैप्चर, जैसे जानवर पकड़े जाते हैं ऐसे अमेरिकन लोग स्लेव्स को पकड़ के लेके आते थे, और उनको साथ तो बिल्कुल इनह्यूमन बिहेवियर होता था। दे वर सोल्ड लाइक कैटल्स। नाउ वन पर्सन फॉट अगेंस्ट दिस एंड हिज सपोर्टर्स, एंड दैट पर्सन वाज Abraham Lincoln. Abraham Lincoln fought against it. In fact, there was a complete battle. This is called American Civil War. जो साउथ के स्टेट है, टेक्सास वगैरह, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमें स्लेव चाहिए, हम लोगों के यहाँ प्लांटेशन है, हम तो स्लेव को स्लेव ही बना के रखेंगे। नॉर्थ के स्टेट्स ने कहा नहीं नहीं भाई, गलत है, वो ह्यूमन है, उसको तुम यू कांट ट्रीट लाइक दिस। सो बहुत फाइट हुई, बैटल हुई, पूरी लड़ाई हुई, मतलब एक्चुअल फाइट। और 1863 में अब्राहम लिंकन ने एक प्रोक्लेमेशन डाली, एंटी स्लेव प्रोक्लेमेशन, कि हमारे देश में कोई भी स्लेव की तरह ट्रीट नहीं किया जाए, कोई स्लेव नहीं हो, स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया गया। इस बात से गुस्सा होके 1865 में वो एक थिएटर में बैठ के प्ले देख रहे थे, और एक बंदा आया, उसने उनको गोली से मार दिया। आई थिंक ही वाज द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट टू बी शॉट, असैसिनेटेड। बाद में तो फिर ये भी हो गया था, एक दो और हुए assassination हुए उसके बाद, but he was the first person. Why I am telling you this? Yes. Because it has a context to us. It has a context in India. Let's see what is the context. Okay. वेद समाज देख लिया हमने। उसके बाद 1863 में मैंने जैसे बताया
1863 में एंटी स्लेव प्रोक्लेमेशन हुई। एंटी स्लेव प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन होता है गवर्नमेंट ऑर्डर या किसी रॉयल ऑर्डर को प्रोक्लेमेशन बोलते हैं यूएसए। हमारे यहाँ देखते पहले 1873 में अराउंड 10 years आफ्टर दैट 2-3 थिंग्स हैपेंड। पहले छोटी बात बताता हूँ। छोटी बात क्या हुई? छोटी बात हुई कि एक सिख सभा का आयोजन किया गया, फर्स्ट सिख सभा। सिखों ने भी अपनी सभा बनाई और सभा के अंदर सिख धर्म के अंदर जो सुपरस्टिशन थे, जो बुराइयां थी, रिफॉर्म लाने की कोशिश की। फर्स्ट सिख सभा एट अमृतसर। सेकंड सिख सभा भी बनी थी, लाहौर में बनी थी, उसको थोड़ी देर बाद बताता हूं। लेकिन उसी साल एक बहुत बड़ा काम हुआ। एक बंदा था ज्योति, बहुत बड़ा नाम है, राव फूले, और इनकी वाइफ थी सावित्री बाई फूले। ये डिप्रेस्ड सेक्शन से आते थे, छोटी जाति के थे, और इनका जो जन्म हुआ था 1827 में हुआ था एंड ही लिव्ड टिल 1890। इनका मेजर कंट्रीब्यूशन है महाराष्ट्र के अंदर वुमेन एजुकेशन के लिए। अपने घर में लड़कियों को पढ़ाते थे। लोग इनके घर पे आके पत्थर मारते थे कि तुम्हें लड़कियों को पढ़ाने के लिए किसने बोला, क्यों पढ़ा रहे हो? वो कहते हैं बाबा हमारे पास भेज रहे हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, हम पढ़ा रहे हैं और हम इसके फेवर में कि वुमेन का गर्ल्स को एजुकेशन मिलनी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, ज्योतिराव फूले ने एक बहुत बड़ी बात कही। ज्योतिराव फूले ने कहा कि ये जो आर्यन थ्योरी है ना पूरी, जो तुम लेके चल रहे हो सबके सब, ये समझ लो बात को, आर्यन जो थे वो भारत के नहीं थे, वो तो बाहर से आए थे। वो बाहर से आए थे और उन्होंने भारत के लोगों को अपना गुलाम बना लिया। जो असली लोग थे, जो असली द्रविड़ लोग थे, उनको गुलाम बनाया। उन्होंने ये बात कहनी शुरू की, बार बार कहनी शुरू की। और ज्योतिराव फूले ने एक बुक लिखी, 1873 में वो बुक पब्लिश हुई, उसका नाम था गुलामगिरी। गुलामगिरी। और इस बुक को, गुलामगिरी जो बुक है, ये बुक है, इस बुक को डेडिकेट किया किसको? स्लेव्स ऑफ यूएसए। बुक डेडिकेटेड टू यूएस स्लेव्स। ठीक, ये काम इन्होंने किया और बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा नाम है इनका। हाँ जी, बुक का नाम? गुलामगिरी। बुक का नाम है गुलामगिरी, बहुत फेमस बुक। ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, बता रहा हूँ मैं, बार बार बता रहा हूँ, गुलामगिरी नाम है बुक का। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। गुलामगिरी, बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। इसके अलावा इन्होंने एक और कहा कि जो शूद्र, एक्चुअली क्या है, छोटी जाति में भी कुछ शूद्र हैं, कुछ अति शूद्र हैं, जो बिल्कुल ही नीचे हैं। उनको बोला भाई तुम लोग आपस में ज्वाइन हो जाओ, तभी तुम्हारा उद्धार हो पाएगा। मैं जानबूझ के कुछ वर्ड्स को पहले हिंदी में लिखता हूँ, so that these words can now you can understand and relate to it. Now you can write it in English. शूद्र एंड अति शूद्र। उनको बोला भाई तुम लोग इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा हाल खराब हो जाएगा। ऊंची जाति के लोग कभी तुम्हें उठने नहीं देंगे। ओके, नेक्स्ट कम्स गर्ल्स स्कूल। मैंने बता दिया, एंटी कास्ट थे ये, और इनकी वाइफ भी इनके साथ लग के काम करती थी। उसके बाद 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। 1875 आर्य समाज एस्टेब्लिश्ड। मैंने बताया आर्य समाज का क्या नीति थी? मंदिर पूजा नहीं है, कास्ट नहीं है। आर्य समाज एस्टेब्लिश्ड बाय दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, ये भी बंगाल से थे।
नेक्स्ट जो पर्सनालिटी हम देखेंगे 1875 में ही जिसने बहुत बड़ा काम किया, उनका नाम था सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान हाँ, बहुत बड़ा नाम है सर सैयद अहमद खान का, क्योंकि इन्होंने, अंग्रेजों ने इनको टाइटल दिया था सर का। सैयद अहमद खान, ये अंग्रेजों की काफी बातें सुनते थे, फेवर करते थे। मुस्लिमों को उठाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। ही वॉज इन द फेवर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन फॉर मुस्लिम पॉपुलेशन। तो उससे पहले मुस्लिम पॉपुलेशन सिर्फ उर्दू उर्दू पढ़ रही थी, वेस्टर्न के साइंस वाइंस का कोई मतलब ही नहीं था कुछ किस तरह का। तो नाम ध्यान रखना, 1857 सर सैयद अहमद खान एस्टैब्लिशेड देखो, एक अलीगढ़ मूवमेंट याद रखना, इनका जो काम था वो सारा अलीगढ़ के आसपास का था। अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट का मतलब है कि एजुकेशन जो है, मुस्लिम्स की एजुकेशन पे ध्यान दिया इन्होंने और ब्रिटिश इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट किया, ब्रिटिश एजुकेशन को एक्सेप्ट किया। तभी तो सर का टाइटल देंगे अंग्रेज, ऐसे थोड़ी दे देंगे किसी को। और इन्होंने एक कॉलेज की स्थापना की जिसका नाम है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। लेकिन आज की डेट में इसका नाम थोड़ा बदल गया है। किसी को पता है इसको क्या बोलते हैं अभी? दिस इज नोन एज AMU, AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत नामी यूनिवर्सिटी है अलीगढ़, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी। इसके जो अभी चांसलर हैं, इसके जो वाइस चांसलर हैं वो है जनरल जहरुद्दीन ऐसा नाम उनका, जैसा नाम है, वो आर्मी के हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, और नसीरुद्दीन शाह के भाई हैं, छोटे भाई नसीरुद्दीन शाह जो एक्टर, वो अभी AMU के वाइस चेयरमैन, जहाँ तक मतलब मुझे लास्ट याद है। तो लेकिन इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1875 में। और किया किसने था? अपना सर सैयद अहमद खान ने किया था। इसलिए मुस्लिम्स को एजुकेशन देने के लिए। अब तो वहाँ सब लोग जाति के लोग पढ़ते हैं, और मोदी जी गए थे वहां पे भी, तो लास्ट ईयर उनका दौरा हुआ था, बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम। ओके, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात आ गई हमारी। अब आगे चलते हैं। 1879, 75 में हो गया एस्टैब्लिश। 1879, इससे पहले है 1870। अच्छा, आर्य समाज कहाँ गया? आर्य समाज एस्टैब्लिश। आर्य समाज ने बाद में गर्ल्स के लिए स्कूल खोले पंजाब में। मैंने बताया पूरे उसमें फैला हुआ है, आज भी लोग मानते हैं, गर्ल्स स्कूल इन पंजाब। नेक्स्ट वी विल सी, ये हो गया, ठीक है, ओके। 1879 में, इन द ईयर 1879, सेकेंड सिख सभा, SIKH, सिख सभा एट लाहौर। ओके, नाउ 1880 में पैदा हुई, 1932 तक जिंदा थी। कहां पैदा हुई? रंगपुर, बांग्लादेश। बहुत बड़ा नाम, बेगम
इनको बेगम रुकैया बोला जाता था, लेकिन पूरा नाम था बेगम रुकैया शेखावत हुसैन। बेगम रुकैया शेखावत हुसैन, इनका क्या काम था, इनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी? ये एक थिंकर थी, फेमिनिस्ट थी। फेमिनिस्ट पता है क्या होता है? जो वुमेन के राइट्स के लिए जो लड़ते हैं लोग, उनको फेमिनिस्ट बोला जाता है। ज्यादातर वुमेन ही होती हैं उसमें। सो शी वाज ए राइटर एंड थिंकर। काफी लेख लिखे इन्होंने, काफी वोकल रही मुस्लिम वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए। ओके, नाउ दैट वन पर्सन हु हैज चेंज्ड आवर कंट्री and changed the face of Dalits in this country is known as Bhimrao Ambedkar. Bhimrao Ambedkar was born in 1891 and he died in 1956. He was born in MP. He died in Delhi. He was the law minister of independent India. He is known as the father of Indian Constitution. His father, his caste was Mahar. Mahar एक caste होती है। इनफैक्ट आर्मी में महार रेजिमेंट होती है, वीर महार बोलते हो अपने आप को, वीर ही। तो आर्मी में एक स्कूल था महार रेजिमेंट में, जहां इनके फादर टीचर थे। और बचपन में इंडिया में जब पढ़े बी आर अम्बेडकर, तो ऐसा कहा जाता है कि उनको क्योंकि छोटी जाति के मानते थे, तो क्लासरूम के अंदर नहीं अलाउड था, क्लासरूम के बाहर बैठा के रखते थे उनको कि तुम यहाँ बैठ के सुनो जो टीचर कह रहे हैं, अंदर अलाउड नहीं। एंड ही वाज वेरी वोकल फॉर दलित्स। गांधी जी से इनकी लड़ाई हुई बहुत बार। 1936 में पूना पैक्ट हुआ, क्योंकि बी आर अम्बेडकर का ये कहना था कि भाई दलितों के लिए अलग से रिजर्वेशन होना चाहिए। गांधी कहते रिजर्वेशन कर दोगे तो दलित कभी भी सोसाइटी में मेन स्ट्रीम में वापस नहीं आ पाएंगे, अलग ही रहेंगे हमेशा। तो इन दोनों के आपस में काफी मतभेद भी थे, लेकिन दोनों ने मिलकर बहुत काम किया। बी आर अम्बेडकर और लो कास्ट के थे, जैसे मैंने बताया, इन्होंने बहुत काम किया है। सबको पता है कि दलितों के लिए खास से काम किया। एक टाइम ऐसा था कि जब बी आर अम्बेडकर को इंडिया का सबसे ज्यादा लर्नेड पर्सन माना जाता था। इसलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के चेयरमैन तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो लिखना था जिसको कानून, उसके अध्यक्ष ही थे। ओके, नाउ 18 बी आर अम्बेडकर, जैसे मैंने बताया, दलित के लिए बहुत काम किया। हम आ गए 1891 में, लेकिन थोड़ा सा काम और बचा हुआ है हमारा बीच में एक बंदा बच गया। एक बंदा कौन बच गया जो कि इंपॉर्टेंट था? इस बंदे ने साउथ की पॉलिटिक्स को चेंज करके रख दिया। एटीन 79 में पैदा हुए, देखो 1879 में पैदा हुए और 1973 में इनकी डेथ हुई तमिलनाडु में। प्यार से लोग इनको बोलते हैं पेरियार। अदरवाइज इनका नाम था ईवी रामास्वामी मणिकर, नहीं नाइकर। एक मूवमेंट शुरू किया दलितों के लिए, नाम था सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। और द्रविड़ कजगम, कज KACH गम, द्रविड़ कजगम, ये दो मूवमेंट शुरुआत किया। और बाद में एक पार्टी बनी, इसका नाम था DMK, द्रविड़ मुनेत्र कजगम। और वो पार्टी फिर टूट गई। उस पार्टी का दूसरा पार्ट कहलाया
ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र, AIDM की, जिसकी की MP रही जयललिता, जिसके ऊपर एक पिक्चर आई थी थोड़े दिन पहले, जिसमें इसने एक्टिंग की थी अपनी, जो क्या नाम है, जो सबसे लड़ती रहती है एक्ट्रेस, जयललिता के ऊपर पिक्चर बनी थोड़े दिन पहले, ठीक है। एंड ही बेसिकली was against the Brahmin dominance. He was against Brahmin dominance. And he fought for the equality. Right. Now we are almost towards the end. बहुत सारे मूवमेंट तो ऐसे हुए जो कि समाज को सुधारने के लिए थे। तो उसमें दो तरह के मूवमेंट आपको देखने को मिल रहे होंगे। एक मूवमेंट है, वो कहता है कि हमें जो कुछ हमारा देश में गलतियां हैं, कमियां हैं हमारी सोसाइटी में, हम उसको दूर करते। और दूसरी पार्टी थी जो कहती थी कि हम पीछे चले जाओ, यानी कि पीछे चले जाओ। जैसे जब आत्मा परमात्मा की बात हो रही है, एक भगवान की बात होती है, बाकी भगवान तो बाद में बनते गए ना, शुरू में तो एक ही भगवान की बात होती है। तो ब्रह्म समाज हुआ, प्रार्थना समाज हुआ, वेद समाज हुआ, ये सब पीछे कह रहे थे, पीछे चलते हैं, बहुत ज्यादा बुराइयां आ गई हमारी सोसाइटी में, पीछे जाओ, एक भगवान को मानो और वही ये सब कुछ है, ये मूर्ति वूर्ति को छोड़ दो। और दूसरे तरह के मूवमेंट जो थे, जैसे कि रीमैरिज एक्ट, सती प्रथा को हटाना, विमेन एजुकेशन, इक्वालिटी की बात होती, वो सोसाइटी के अंदर जो कमियां थी उनको दूर करने की बात। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी बने जो कि इन चीजों के खिलाफ थे। दो तीन उनके नाम बताऊंगा मैं क्या कह रहा है। एक ये थे जो पुराने ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे थे, ट्रेडिशन को, कि भाई जो पुराना ट्रेडिशन चल रहा है उसको फॉलो करते रहो, ट्रेडिशनल। इसके अंदर एक नाम आएगा आपका, भारत धर्म महामंडल। भारत धर्म महामंडल एक बहुत रेस्पेक्टेड आदमी है इंडिया में, उनका नाम है पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने ये अपना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, BHU की, जो कि अब एक IIT है बनारस। पंडित मदन मोहन मालवीय, और कहा बनाया, बनारस में। इसके अलावा एक ब्राह्मण सभा, जो कि हमारा ब्रह्म समाज था, वो भी एक ऐसा था कि भाई धर्म की तरफ लोगों को लेके जाता। केशव चंद्र सेन इसके बहुत बड़े लीडर थे जिन्होंने इसको फैलाया, ब्रह्म समाज को। तो कुछ ऐसे भी धर्म, ठीक है दोस्तों। अब इस चैप्टर को अगर हम पढ़ेंगे तो अब तुम लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। तो मैं नोट शेयर कर रहा हूँ। चाइल्ड मैरिज एक्ट भी हुआ था ना? हाँ, वो तो मेरे दिमाग से निकल गया। देखो, चाइल्ड मैरिज एक्ट का मेरे को एक एग्जैक्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मैं इंडियन में बना था, वो बना था 1929 में, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्शन एक्ट, इसका नाम था चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्शन एक्ट। इसमें था बॉयज के लिए उम्र होनी चाहिए 18 साल और गर्ल्स के लिए होनी चाहिए 16 ईयर्स। लेकिन बाद में इसको बढ़ा दिया गया, जो आज की प्रेजेंट डेट है वो 21 and 18 है। तो दिस हैपेंड इन 1929 में हुआ। उससे पहले एक और एक्ट आया था, कंसेंट एक्ट बोलते थे, उसमें लिखा था कि 12 साल से छोटी लड़की की शादी अगर करनी है तो उसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी। पहले 6-6, 8-8 साल की लड़की की शादी जाती थी ना, चाइल्ड मैरिज। तो ये भी बहुत बड़ी कुरीति हमारे देश के अंदर चलती रही बहुत दिन तक। ओके, चलो दोस्तों, अब थोड़ा सा हम नोट्स पढ़ लेते हैं फटाफट, और सो दैट वी आर नाउ कंफर्टेबल विद दिस चैप्टर। गिव मी अ मोमेंट प्लीज। क्लास 8 SST हिस्ट्री चैप्टर 9 9999 चैप्टर 9
Yes. और यहाँ भी पढ़ सकते हैं वैसे तो, ठीक है। एक्सपीडिशन में देखने दो मेरे को कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। करते हैं क्लास सिस्टम। हाँ यार ये भी अच्छा है। ओके, एक बंदे थे इनका नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे वो रविंद्रनाथ के फादर थे, रविंद्रनाथ टैगोर के फादर थे देवेंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने भी काफी काम किया ब्रह्म समाज में। पहले इसी से देखते हैं। ओके, ठीक है, ऊपर से शुरू करते हैं। अभिनव आप पढ़ना शुरू करें, मैं शेयर कर रहा हूँ नोट्स। या अभिनव गो अहेड। Yes, sir. Women caste and reform, chapter 9, women 200 years ago. A woman 200 years ago. 200 years ago, our society was very different. Most children were married off at an early age. Both Hindu and Muslim men would marry more than one wife. There were many restrictions on women. In some parts of the country, marrying more than one person is known as polygamy. Polygamy मैं लिखूंगा बड़ा बोर्ड पे। हाँ ओके। सर तो मतलब सर नॉर्मल सर एवरेज मिडिल क्लास मैन भी करते थे। हाँ करते थे, में हिंदू भी करते थे और मुस्लिम में तो अभी भी अलाउड है, 4 शादियां करना अलाउड है अभी भी। इसीलिए लोगों की डिमांड आ रही कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए जिसमें सबके लिए एक ही शादी होनी चाहिए। तो पहले हिंदू भी करते थे, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट आ गया था 1936 में। उसमें ये रूल आ गया कि अगर तुमने शादी कर रखी है और तुम साला दूसरी शादी कर लो और तुम्हारी बीवी ने जाकर कोर्ट में दिखा दिया कि इसकी तो देखो इससे शादी कर रखी है, मेरे से शादी पहले हो रखी है इसकी, तो 7 साल की जेल। ये हिंदू मैरिज एक्ट आया था 1936। उससे पहले करते थे। हाँ कंटिन्यू। In some parts of the country, widows were praised if they choose to be sati. In other words, be burned themselves on the funeral pyre of their husbands. Women's right to property. Most of the women had no access to education. In most regions, people were divided along lines of the caste: Brahmin, Kshatriya, Vaishya, and Shudras. Over the 19th and the 20th century, these norms and perceptions slowly changed. चेंज्ड बोलता है तू भी, चेंज्ड होता है, चेंज्ड। मुझे लगा Changed. प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा यार। हाँ चेंज्ड है। ओके ओके, एक मिनट अभी मैं To change. हाँ रुक, ठीक है। अर्नव सिंह प्लीज कंटिन्यू। वर्किंग टुवर्ड्स चेंज। अर्नव सिंह। Yes, sir. Working towards change. From the early 19th century, there was development in new forms of communication. Books, newspapers, magazines, leaflets, and pamphlets were printed. People read these and took part in the debates and discussions in social, political, economic, and religious issues. Raja Ram Mohan Roy, he founded a reform associated known as the Brahmo Sabha, later known as the Brahmo Samaj in Calcutta. He wanted to spread the knowledge of Western education in India and bring about greater freedom and equality for women, changing the lives of widows. ओके हो Ram गया सबको Mohan सबको Roy, सबको थोड़ा थोड़ा पवा देता हूँ। अर्नव शर्मा कहाँ गया? हेलो ओके कोई नहीं। शिव आप पढ़े। शिव, चेंजिंग लाइव्स ऑफ हीरोज। शिव शिव क्या हो गया? जी आप पढ़ो, कोई नहीं, जी आप। Changing the lives of widows. Ram Mohan Rai strongly disapproved the miserable conditions of widows in our society. He said that the practice of widow burning had no sanction in the ancient texts. He started a campaign against sati. British officials supported Ram Mohan's stand, and in 1829, sati was banned. Ishwar Chandra Vidyasagar. He was one of the most famous reformers of the 19th century. He used the ancient texts to suggest that widows could remarry. His suggestions were adopted by
the British officials, and a law was passed permitting widow remarriage in 1856. The movement in और favor कराया of किसने? widow इसने क्या था? गवर्नर जनरल था डलहौजी। डलहौजी was the गवर्नर जनरल था। ओके, कंटिन्यू प्लीज। The movement in favor of widow remarriage spread to other parts of country. In the Madras Presidency, Veerasalingam Pantulu. In Bombay, young पांटुलू मैंने intellectuals बताया and था, वहां पे मद्रास तो तेलुगु स्पीकिंग एरिया था, वहां पे वीर रसा लिंगम, वीर रसा लिंगम पांटुलू, इस बंदे का नाम याद रख लो। ओके। in Bombay, young intellectuals and reformers. In North India, Swami Dayanand Saraswati supported this movement. The conservative groups continued to oppose the new law. The widows who remarried were not easily accepted in our society. ओके। शिव भाई तुम हो उधर? तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही मेरे को बिल्कुल भी, कहाँ चले गए? ऋतिक तावरी, गो अहेड। यस, हियर गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल। हेलो अभिषेक, हेलो अर्णव, तुम कहाँ हो यार? तुम्हारा ढूंढ ढूंढ मच रही है तुम्हारी, यहाँ तब से बोल रहा हूँ अर्णव पढ़ो, अर्णव पढ़ो, तुम यहाँ ही नहीं यहाँ पे, जल्दी आओ। हाँ ऋतिक तावरी, गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल। तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मेरा गला बिल्कुल ठीक कंडीशन में नहीं है। तो बता देना, कोई बात नहीं। राइट, ऋतिक के बाद ऋतिक चंदेल, आप पढ़ें। ऋतिक पढ़ना, गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल। क्या प्रॉब्लम हो रही है यार? कोई भी पढ़ नहीं पा रहा। शिका आप पढ़ो। शिका, ऋतिक आवाज नहीं आ रही तेरी। शिका शिका शिका, शिका को क्या हो गया? क्या हो रहा भाई? थक तो नहीं गए तुम लोग? थकना तो मैंने चाहिए। सिया सिया आप पढ़ो। Yes, sir. Girls begin going to school. Social reformers felt that education for girls was necessary in order to improve the overall conditions of women. Vidyasagar in Calcutta, Arya Samaj in Punjab, and Jyoti Rao Phule in Maharashtra set up schools for girls. Those who opposed women education thought that education prevented women from doing their domestic duties and it would have a corrupting influence on them. Throughout the 19th century, most educated women were taught at home by liberal fathers or husbands. Rash- राजसुंदरी देवी, मैंने बताया था राजसुंदरी देवी कौन? जिसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, अमर जीवन। Rajsundari Devi secretly learned to read and write in the flickering light of candles at night. In aristocratic Muslim households in North India, women learned to read the Quran in Arabic. Reformers Reformers like Mumtaz Ali reinterpreted verses from the Quran to support women's education. एजुकेशन, ये वही है जिनका मैंने बताया था, सैयद मुमताज अली देवबंदी। इट्स नॉट अ फीमेल नेम, इट्स अ मेल। ओके, कंटिन्यू। वुमेन राइट अबाउट वुमेन। Yes, sir. Women write about women. In modern history, there were two prominent women who worked for the women education. They were Begum Rokia. रुकैया शेखावत जो मैंने बांग्लादेश में पैदा हुई थी। Muslim women like the Begums of Bhopal played a significant role in promoting education among women. Begum Rokia Shekhawat Hussain started schools for Muslim girls in Patna and Calcutta. कैलकाटा, देखो मैंने अलग से पढ़ा दिया तुम्हें, एक बुक्स के अंदर तो कंफ्यूजन पक्का हमेशा चलता रहेगा। वो जो बेगम्स ऑफ भोपाल थी, वो 4 बेगम थी जिन्होंने 100 साल से ज्यादा राज किया भोपाल पे। उनका मेन काम था जो उन्होंने अलीगढ़ के अंदर एक प्राइमरी स्कूल गर्ल्स के लिए खोला था। और रुकैया बेगम क्योंकि रहने वाली थी कलकत्ता की, तो बांग्लादेश मतलब उस वक्त, तो
कलकत्ता में तो स्कूल खोलेंगे ही खोलेंगे, साथ में इन्होंने पटना में भी खोला था। ओके, नेक्स्ट कम्स ताराबाई शिंदे। Yes, एक sir. मिनट सिया, एक मिनट रुकना, मैं लेट मी सी अदर पीपल कैन रीड। तस्मिया, कैन यू रीड? Yes, ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रामाबाई। Tarabai Shinde and Pandita Ramabai. By the 1880s, Indian women began to enter universities. Many women began to write about the place of women in society. Tarabai Shinde wrote Stree स्त्री पुरुष Purush तुलना। Tulna. Pandita Ramabai wrote a book about the miserable lives of upper caste Hindu women. Pandita Ramabai founded a widows' विडो home at विडो Pune होम। where women were given training so that they could be economically independent. इंडिपेंडेंट। By the end of the 19th century, women wrote books, edited magazines, founded schools and training centers, and set up women's associations. In the 20th century, women took part in nationalist and socialist movements. Orthodox Hindus and Muslims became worried about all these changes. चलिए, ओके। तो दोस्तों, जो हमारा नेशनल मूवमेंट बना था, जिसका हम चैप्टर पहले कर चुके हैं, गांधी कांग्रेस पूरी बात थी, उसकी शुरुआत इन चीजों से ही हुई थी। पहले लोगों ने समाज को चेंज करना शुरू किया, फिर इकट्ठे होकर अंग्रेजों को चेंज करने की कोशिश की। छोटा सा एक पॉइंट रह गया था, लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। ये पढ़ दे तस्मीया एक बार। Law against child marriage. एक मिनट, या नाउ या गुड। With the growth of social reform, established customs like child marriage were also challenged. In 1929, the Child Marriage Restraint Act was passed. According to the act, no man below the age of 18 and woman below the age of 16 could marry. Later, these limits were raised to 21 for men and 18 for women. ओके वंश, अब आगे आप कंटिन्यू करें। ये ये कहाँ गया? ये हो गया। ये पहले ये पढ़ दे, हु कुड मेक शूज, हु कुड प्रोड्यूस शूज। हाँ, Who could produce shoes? Leather works mainly were done by lower caste or untouchables. During the First World War, there was a huge demand for shoes for the army. Only traditional leatherworks and shoemakers were ready to supply army shoes and gained impressive profits. Madrigas were Madrigas, an हाँ। important untouchable caste of shoemakers of Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश तब तक बना नहीं था, तब तक मद्रास प्रेसिडेंसी ही थी। आंध्र प्रदेश तो 1956 में बना, जब पोटी श्रीमल्लू ने हड़ताल कर दी थी, आमरण अनशन कर दिया था, तब बना। तो उससे पहले नहीं था। तो हम कहेंगे तेलुगु स्पीकिंग एरिया ऑफ मद्रास। ओके वंश, यहाँ से पढ़े अभी। कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म। Caste and social reform. Caste inequality gripped our society. To remove these, reformers took different steps. Ram Mohan Roy translated an old Buddhist text that was critical of caste. The Prarthana Samaj adhered to the tradition of bhakti that believed in spiritual equality of all castes. In Bombay, the Paramahansa Mandali was founded in 1840 to work for the abolition of caste. Christian missionaries began setting up schools for tribal groups and lower caste children. ओके, एक मिनट होल्ड करना। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ। एक मिनट में थोड़ा नोट्स डाल रहा हूँ, मैं फिर बाद में भूल जाऊंगा। ग्रुप में नोट्स डाल देता हूँ। चैप्टर 9 वो सवाल भी डाल देता हूँ। हाँ, आ गए मीट ग्रुप में, आ गए सारे नोट्स। ओके, यस वंश, डिमांड फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। Demands for equality and justice. Guru घासीदास ने was found the Santanami movement in central India. He belonged to the lower caste and worked और आगे दिखने रहा एंड वर्क। एक मिनट छोटा कर देता हूँ।
and worked among the leather workers. Um, Yeah, okay, go ahead. Leather workers. and worked among the leather workers and organized a movement to improve their social status. Not Haridas Haridas Thakur, Thakur. he worked among the low caste Chandala cultivators in eastern Bengal. He questioned Brahminical Brahmanical text. texts that supported the caste system. Sri Narayan Guru, Narayan Guru. he was the guru for the low caste Hijavas in Kerala. He proclaimed the ideals of unity of all people within one sect, a single caste and one guru. ओके, ठीक है। अभी कोई 1 मिनट, जो कुछ लोग हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा पाया अब तक, जिसमें के शिखा भी निकल ली। ओके जी हाँ, आप पढ़ो अभी। Gulamgiri. One of the famous low caste leaders was Jyotirao Phule. He protested against the Brahmins' claim that they were superior to others as they were the Aryans. Phule argued that the Aryans were outsiders who subjugated the true children of the country. The upper caste had no right to their land and power. In reality, the land belonged to low caste who tilled it. Phule founded टिलिंग का मतलब था प्लोइंग, जो उसको फ्लो करते थे। हाँ, Phule founded Satyashodhak Samaj, which propagated caste equality. In 1873, Phule wrote Gulamgiri, slavery. Phule was also concerned about the plight of upper caste women, the miseries of the laborers. No, sir, I think someone was trying to say something. Okay, we'll see that. पढ़े. The miseries of the laborer and the humiliation of the low caste. The caste reform movement was continued in the 20th century by Dr. B.R. Ambedkar in Western India and E.V. Ramaswamy Naikar in the South. South, okay. Who could enter ये पढ़े? Who could enter temples? Dr. B.R. Ambedkar belonged to a Mahar family. As a child, he experienced what caste prejudice meant in everyday life. In school, he was forced to sit in the grounds outside the classroom, not allowed to drink water from the taps which were used by the upper caste. Brahman priests were outraged when the Dalits used water from the temple tank. In 1927, he started a temple entry movement. He led three such movements for temple entry between 1927 and 1935. Continue, आप ही continue करो, खत्म करेंगे इसको. The non-Brahman movement. The non-Brahman movement started in the early 20th century. The initiative came from educated, wealthy, and influential non-Brahman caste. Caste जैसे कि परियार ने किया, हाँ. E.V. Ramaswamy Naikar. He founded the self-respect movement. He felt that all religious authorities saw social divisions and inequality as God-given. He inspired untouchables to achieve social equality. He criticized Hindu scriptures like the codes of Manu, the Bhagavad Gita, Ramayana, and the Ramayana for establishing the authority of Brahmins over lower castes. Orthodox of Hindu society tried to uphold caste distinctions as a cornerstone of Hinduism. Cornerstone मतलब main उसका जो foundation, yeah. Some associations like Sanatan Dharma Sabha, Sanatan Dharma Sabha, Bharat Dharma Mahamandal, Brahman Sabha tried to maintain caste distinctions. जिनके बारे में मैंने भी बताया. ओके, चलो. ओके, तो रुक जा, तो थोड़ा सा रिलैक्स कर. ओके, अभिनव, चलो दोबारा से शुरू करते हैं ऊपर से. हाँ. Excuse me, sir. हाँ, श्रीका. So sorry, sir. That time actually my internet got stuck and then I couldn't even leave the call. आप अभी पढ़ो आप. चलो, ये पढ़ो. द ब्रह्म समाज. श्रीका. The Brahmo Samaj, founded by Raja Ram Mohan Roy in 1828, prohibited all forms of idolatry and sacrifice. Idolatry क्या होती है? किसी भी मूर्ति की पूजा. और sacrifice करते थे कुछ लोग, पहले हवन वगैरह करके उसमें जानवरों की बलि देते थे, वो मना कर दिया. ओके, D'Orazio and the Young Bengal.
Derozio and Young Bengal. Henry Louis. Louis Vivian Derozio, a teacher at Hindu College, initiated the Young Bengal movement in the 1820s to promote radical ideas and encouraged his students to question all authority. 18 साल की उम्र थी जब ये यंग मूवमेंट, ये बंगाल मूवमेंट उन्होंने शुरू किया था। यंग बंगाल मूवमेंट 18 साल की उम्र में। तो वो क्या करते, आजकल के लड़के क्या करते 18 साल की उम्र में। हम तो एनडीए चले गए थे। हाँ, 21। Swami Vivekananda and Ramakrishna Mission. Swami Vivekananda established the Ramakrishna Mission named after his Guru Ramakrishna Paramahansa to stress the ideal of salvation through social service and selfless action. एक्शन सैल्वेशन होता था मोक्ष प्राप्ति, तो सेवा के द्वारा मोक्ष प्राप्ति का आइडिया है रामकृष्ण मिशन का। प्रार्थना समाज। The Prarthana Samaj, established in 1867 at Bombay, it worked to remove caste restrictions, abolish child marriage, end the ban on widow remarriage, and encourage women education, etc. प्रथम प्रार्थना समाज भी ब्रह्म समाज से ही इंस्पायर हुआ था, वन गॉड की सेंस लेके। हाँ, वेद समाज। The Veda Samaj, established in Madras, Chennai in 1864, it worked to abolish caste distinction and promote widow remarriage, women's education, etc. अलीगढ़ मूवमेंट। The Aligarh movement. This movement was launched by Sir Syed Ahmad Khan to revive the spirit of progress within the Muslim community of India. और बेसिकली वो वेस्टर्न एजुकेशन पे थोड़ा जोर डालते थे ज्यादा। सिंह सभा मूवमेंट। The Singh Sabha movement. This movement sought to rid Sikhs of superstitions, caste distinctions, and practices seen by them as non-Sikh. बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी उनको दूर करने की कोशिश की। ओके दोस्तों, क्लास टेस्ट खत्म करने से पहले एक छोटी चीज बताना चाह रहा हूँ। देखो क्या क्या प्रॉब्लम्स थी हमारे पास। क्लास लंबी होगी इसलिए मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, जल्दी से ऐसे खत्म कर देता हूँ। तो प्रॉब्लम क्या क्या थी? सबसे पहले खतरनाक प्रॉब्लम थी सती, उसके बाद विडो की मैरिज, रीमैरिज, उसके बाद छोटी बच्चियों की शादी, चाइल्ड मैरिज, बच्चे भी लड़के भी शामिल थे, चाइल्ड मैरिज, उसके बाद वुमेन एजुकेशन। तो 4 पॉइंट तो सीधे वुमेन के ही, एंड वुमेन इक्वलिटी 5 पॉइंट तो सीधे वुमेन के। सती, विडो रीमैरिज, चाइल्ड मैरिज, वुमेन इक्वालिटी एंड वुमेन एजुकेशन, 5 पॉइंट सीधे वुमेन के। उसके अलावा कास्ट इनइक्वालिटी, कास्ट की इनइक्वालिटी का अलग पॉइंट था। तो ये मेन पॉइंट वुमेन से रिलेटेड है 5, और एक पॉइंट जो है वुमेन ब्राह्मण एंड कास्ट वाला जो कहानी वो सब लोग कोशिश कर रहे हैं, ज्यादातर लोगों ने उसके खिलाफ ही काम किया, इन चीजों को सोसाइटी दूर में। चलो अभी हम क्लास खत्म करते, थोड़ा सा लंबी क्लास होगी बट आई थिंक इट वाज वर्थ इट, आई हैड टू हैव इट लाइक दैट। अभिनव भाई डाउट, अर्नव सिंह डाउट, या ऋत्विक कोई डाउट? Sir, who was the greatest ruler in India? हु आर द ग्रेटेस्ट रूलर इन इंडिया? मेरे ख्याल से अकबर से बड़ा कोई नहीं हुआ रूलर, मतलब मॉडर्न ये मेडिवल उसमें। अदरवाइज उससे पहले हर्षवर्धन का नाम आता है, समुद्रगुप्त का नाम आता है, और अशोका का नाम आता है, 4 नाम उससे पहले। ये ग्रेटेस्ट रूलर है। ओके अर्नव, ओके जिया, ऋत्विक तावरी, एनी डाउट? ऋत्विक चंदेल डाउट है तो भाई पूछो। नो डाउट? शिखा, सिया, तस्मिया, वंश कंफर्म करो। No doubt, sir. Okay. No doubt. तस्मिया, ओके चलो guys, let's call it off and we will meet now on Monday. Bye bye. Go through the notes. I have Bye, sent the sir. notes. Good Chalo, night. bye 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 Bye, sir. bye 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 bye.